नाज़रीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। मौजू अराउंड द वर्ल्ड। दरअसल अगर मैं इसे ये कहूँ कि इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं और जो इस्लामिक जगत की एक अजीब सी सूरत हाल है, इस पर हम गौर व फिक्र भी करेंगे, बात भी करेंगे, कुछ तलख़ सवाल भी उठाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बड़ी बड़ी ख़बरें जो आपके पास होंगी, मगर मैं आपको बताता भी चलूं ताकि हम उन पर जब तज्ज़िया करें, जब विश्लेषण करें उनका, यानी एनालिसिस करें, तो हम समझ सकें कि इन ख़बरों के पीछे दरअसल क्या है। मेरे प्रोग्राम का मतलब यही होता है कि हम लोग तय करते हैं कि जो ख़बर इस वक्त हमको पहुंच रही है तमाम अंतर्राष्ट्रीय इदारों से, वो किस हद तक वाजिब है और किस हद तक नहीं है, इसी पर हम गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों, मैं पहले आपको सबसे बड़ी ख़बर ये देता चलूँ कि मोज़ाम्बिक जो अफ्रीकन कंट्री है, जिसमें दाइश का आईएसआईएस का बड़ा हमला हुआ है, यानी कि अफ्रीका में भी आईएसआईएस पहुंच गया है। बोको हराम और ये सब तो पहले से आतंकवादी संगठन वहाँ चल रहे थे। इसके पीछे कैसे मुस्लिम जो है जगत इसका जिम्मेदार है, या क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक बात मैं आपको और थोड़ा आगे बढ़ते हुए बताने की कोशिश करूं कि ईरान के अंदर जो है वो चाइना का जो एक मुआहदा था, जिस पर हम बहुत पहले चर्चा कर चुके थे कि 25 साल का मुआहदा करेंगे और इसमें बहुत सारा चाइना का डेवलपमेंट किया जाए, चाइना द्वारा ईरान का डेवलपमेंट किया जाएगा। दरअसल ये खेल क्या है, कितने दिन आगे चलने वाला है, कितने दिन नहीं चलेगा, ये जो प्रोजेक्ट है इसके पीछे चाइना की सोच क्या है और ईरान की सोच क्या है, बारीकी से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। एक एंगल हम उसको भूल नहीं सकते, चूँकि मौजूदा हालात हैं उसमें अफ़गानिस्तान के मामलात को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, चूँकि इस वक्त चाइना, रशिया, भारत, पाकिस्तान और आने वाली तमाम दुनिया की सूरत हाल में अफ़गानिस्तान शायद बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। तो ये ख़ास मुद्दे हैं, इन्हीं में सब कुछ आ जाएगा। हमारी अंदरूनी हालात भी, हमारे बैरूनी हालात भी, सभी कुछ इसमें जो है आपको सिमटते हुए नज़र आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा वो शिकवा करता चलूँ कि आपको याद होगा कि यूट्यूब पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे मेरा एक फोर्थ व्यू है, जिसमें ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड के नाम से मैंने बनाया था। वो एपिसोड अगर आप देखेंगे तो मैंने एरिक प्रिंस द्वारा जब ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड का अफ्रीका में किस तरीके की एक्टिविटी होगी और क्या उसके पीछे का राज होगा, क्या ये लोग वहाँ पर खोजना चाहते हैं, किस चीज़ की लड़ाई चल रही है, इस पर मैंने जो है वो एपिसोड बनाया था। मगर उसका बहुत ज़्यादा असर मैं देख नहीं पाया हूँ कि मैंने लोगों को जो समझाया था, क्या उसको लोग समझ पाए हैं या उस पर कोई रद्द अमल आया है, नहीं आया। मैं जानता हूँ आज के एपिसोड का भी बहुत ज़्यादा मैं कहूँ समझूँ कि असरकारक होगा और लोग इस बात को समझ पाएंगे। मैं शायद इस बात के लिए पूरी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं हूँ, मगर शिकवा तो करना चाहिए। शिकवा मैं करता चलूँ कि देखिए, ये बात यूरोप का एक ज़माना था जब आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उन्होंने जीत हासिल की, दुनिया पर काबिज हुए और उनका दौर लगभग लिपटना शुरू हो गया, यानी कि रोल बैकिंग के पोजीशन में है और ये ख़त्म भी हो जाएगा। और ये तमाम एक्सपर्ट की द्वारा ये बात कही जा चुकी है कि आने वाली सदी एशिया की है। एशिया में भारत, पाकिस्तान, इसमें आपका कोरिया, अरब ममालिक भी इसमें शामिल हो जाएंगे कुछ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अगली सदी को लीड करने, आर्थिक तौर पर लीड करने के लिए जा रहे हैं। अलबत्ता ताकत के तौर पर भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये बात मुस्तकबिल में देखने वाली होगी। मगर ये तो तय है कि तमाम जितने भी विश्लेषक हैं, जितने भी एनालाइज करने वाले लोग हैं, या जिन्हें आप अहले नज़र भी कह सकते हैं, ये तमाम लोग जो हैं ये बात मान चुके हैं कि अगली सदी एशिया की होगी। मगर यहाँ एशिया की सदी कहने के बाद बात भर से काम नहीं चल जाएगा। यानी कि जो यूरोप के डेवलपमेंट के टाइम में एशिया बाज़ार के तौर पर था, इसी तरह जब एशिया अब लीड करेगा इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, इंडस्ट्री को, तो अफ्रीका उसी पोजीशन में होगा जिस पोजीशन में कभी एशिया हुआ करता था। तो यानी सूरत हाल जो है शिफ्ट हो रही है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऐसे दोहन की, ऐसी चीज़ों की जिनको आज की तारीख में मिनरल कहा जाता है, जिनको माइनिंग के ज़रिए, खदानों के ज़रिए खोदा जाता है। या दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, बहुत से लोगों का मुझसे सवाल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि मैं बताऊं कि बहरहाल ये बर्मा में क्या चल रहा है।
बर्मा में भी मैं आप अपनी बात पर वापस लौटते हैं। बर्मा का थोड़ा सा मामला अलग से किसी दिन एपिसोड ज़रूर किया जाएगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि बर्मा वो जगह है जहाँ पर आने वाली एनर्जी, जिसे आप लिथियम कहते हैं, जो बैटरी में यूज़ होगी, यानी आने वाले दिनों में तेल की कमी हो जाएगी, तेल पर से लोग शिफ्ट हो जाएंगे और एक अलग से एनर्जी जो है स्रोत को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें लिथियम समंदर में से और वहाँ के डिपॉजिट्स में से जो बर्मा में है काफ़ी तादाद में है। उसके अलावा जो 17 जो रेयर मिनरल्स होते हैं जिन पर चाइना की एक तरफा हुकूमत है, और वो अगर दुनिया को उसकी सप्लाई कट कर दे, कम कर दे, तो जो हथियार बनाने में इस वक्त या मोबाइल कंप्यूटर ये सब कुछ बनाने में जितनी यूरोपियन कंपनियां, अमेरिकन कंपनियां लगी हैं, उनको भारी नुकसान होगा। और यानी वो रिवाइव नहीं कर पाएंगी, कॉस्टली पड़ जाएगा। यानी चाइना में अमेरिका या यूरोपियन यूनियन कब्जा करके उन डिपॉजिट्स को हासिल करे, ये मुमकिन नहीं है। बहुत सारे डिपॉजिट्स को अफ़गानिस्तान में ज़रूर जो है वो हासिल किया गया है, और यही इसीलिए जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेयर्स मिनरल जो है वो बहुत बड़े डिपॉजिट अफ़गानिस्तान में भी मौजूद हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ दोस्तों, क्योंकि मैं वापस ISIS, बोको हराम और इस जगत पे लौटूंगा, मगर इससे पहले आपको एक अपडेट करता चलूं ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। ये इस वक्त जो सीरिया के अंदर चल रहा है, पुख्ता खबर ये मौजूद है कि यहाँ पर कुर्दों के द्वारा जिस तरीके से कुछ इलाकों पर कब्जे उनके हैं, उन पे से इजराइल बहुत सस्ती दरों पर तेल खरीद रहा है, चूँकि इन कुओं पर सीरिया के इस तेल के ज़ख़ीरे पर कब्ज़ा है, और वहाँ से चूँकि उनको हथियार ख़रीदने हैं, अपनी लड़ाइयाँ लड़नी है, अपनी आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़नी है, या कुर्दिस्तान बनाना है, या फिर एक मोहरा है। कुल मिलाकर ये है कि सीरिया के तेल पर लूट जो है वो करवाई जा रही है। और हम जो मुस्लिम जगत है, यहीं से मैं टर्न लेता हूँ, यू टर्न लेता हूँ, थोड़ा सा वापस आता हूँ मुद्दे पर, ये समझाने के लिए कि ISIS गल्फ़ में आया, सीरिया, इराक, तमाम तेल के कुओं में आग लगाई, कुछ तेल के कुओं पर कब्जा कर लिया। वो एपिसोड्स भी आपको मुबाहिसा के हों या फिर फोर्थ व्यू के आपको याद होंगे, जब मैंने तादाद बताई थी कि कितने टन्स जो हैं वो यहाँ पर कितने मिलियन टन्स तुर्की की मंडी से पूरे वर्ल्ड की मंडी में राउट हुआ है तेल, जिसमें तुर्की अपना कर्ज उतारने में कामयाब रहा है। यानी एक फ्री मुफ्त जैसी कीमत में तेल की लूट हुई, जिसे अमेरिका और दूसरे देशों ने सस्ते में खरीद के अपने यहाँ डिपॉजिट किया। यानी उनकी अपनी तेल की निर्भरता बढ़ाई और आगे बाजार की तरफ बढ़ गए। पूरी तरह से मिनरल, डिपॉजिट, ऑयल, ये सब कुछ पर पूरी दुनिया की लड़ाई इस वक्त चल रही है। अफ्रीका के इन कंट्रीज़ में जो गरीब हैं, यहाँ से गोल्ड माइन आप समझ सकते हैं कि जहाँ खाने को, सोमालिया जैसी कंट्रियों में जहाँ खाने को दाने नहीं हैं, वहाँ सोने की खदानें हैं, मगर उन लोगों को जो सोने की खदानों में से सोना निकाल के देते हैं, भरपेट रोटी तक नसीब नहीं होती है। ऐसे अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, और यहाँ के मज़दूरों को याद करिएगा भारत के वो दिन जब यहाँ पर अंग्रेज़ हुकूमत हुआ करती थी, और बिना तनख्वाह दिए और बहुत मिनिमम तनख्वाह देकर अंग्रेज़ जो है काम कराया करते थे, और उन पर जानवरों की तरह लट बजाया करते थे, उनको बैलों की तरह हाँका करते थे। वो दौर आज की तौर में जो भारत से चला गया है, यहाँ से चला गया, मगर अफ्रीका में मौजूद है। उनके पास खरबों रुपए के ख़जाने हैं, बहुत दौलत है, उन्हीं की दौलत से दुनिया दौलत कमा रही है, मगर वो लोग जो है अपनी रोटी के लिए मोहताज हैं, तन पे पूरे कपड़ों के लिए मोहताज हैं। ये क्रोनोलॉजी है, ये कैपिटलिज्म है। दरअसल अब बात क्या आती है, मैं आता हूँ वापस कि जब मीडिया में इन खबरों को आप पढ़ते हो कि 100 से ज़्यादा जिस जगह पर आज ISIS ने हमला किया है, वो LNG की उसके कस्बे में काफ़ी तेल निकाला जाता है और गैस निकाली जाती है, नेचुरल गैस के भंडार हैं, वहीं पर उन्होंने हमला किया। सुना है कि पूरा कस्बा तबाह कर दिया। अब दोस्तों, ये पहले गल्फ को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया, इराक को तबाह किया, आपकी लीबिया को तबाह किया, इजिप्ट को डिस्टर्ब किया। ये सब कुछ करने के बाद ये ISIS, रेडिकल इस्लाम, मुसलमान, ये सब कुछ शब्द सुनते सुनते मेरे कान पक गए। मुझे एक बात अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है, मेरी बात से मुझे नहीं लगता कि आपको इत्तफाक होगा, हो ना हो, आपको पता है कि मैं इसकी बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करता हूँ, मगर एक चीज़ तो मुझे कहने का हक है, अपनी राय वो मैं कह रहा हूँ। हालांकि फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो
फ्रीडम ऑफ ह्यूमन राइट के पर भी मैं आऊँगा, क्योंकि अभी हमें इसमें ईरान को कनेक्ट करना है और इसमें जो पश्चिमी जगत एक तमाशा करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ ह्यूमन राइट को लेके, उस ड्रामे पर भी बात करेंगे। चूँकि ईरान और चाइना की जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे वो शुरुआत होगी उस मुद्दे की। वापस आ जाते हैं इसी मुद्दे पे, चूँकि वो बहुत ज़्यादा उलझ जाएगा तो समझ नहीं आएगा। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि मुझे पूरी दुनिया में एक डार्कनेस, एक अंधेरा दिखाई देता है। मुस्लिम लोगों में सुपरमेसी का भारी प्रकोप है। जिस तरह दुनिया में कोरोना का महामारी का बात की जा रही है, उसी तरह मुसलमानों के बीच में इस कोरोना महामारी से ज़्यादा जो है मैं देख पा रहा हूँ, बल्कि प्लेग से ज़्यादा देख पा रहा हूँ कि सुपरमेसी की बीमारी है। ये यहाँ पर हर कोई एक दूसरे को सुपरमेसी का जो है पाठ पढ़ाता है, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को, चाहे वो एक मसलक को लेकर हो, चाहे अपनी जानकारी को लेकर हो, अपने ज्ञान को लेकर हो, ये तमाम गुमराही में फंसे हुए लोग अपने ही मुसलमानों पर सुपरमेसी दिखाने में बिल्कुल इस तरह मस्त है जैसे कोई शराबी पूरी तरह से किसी शराब खाने में बैठा हुआ और बेवजह लड़खड़ाते हुए कदमों से दुनिया को डोमिनेट करने का ख्वाब देख रहा हो, या बात कर रहा हो, और ये तुम्हारी हकीकत है, इससे तुम इनकार करोगे या मुझे गाली दोगे, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। अपने गिरेबान में झांक के देख लेना। आगे बढ़ते हैं। ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि दुनिया के डिपॉजिट मुसलमानी देशों के लूट और उन्हीं की तबाही करने वाले मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों के बीच में कोई मुहिम खड़ी नहीं हुई है, जबकि इन्हीं को तबाह करने के लिए इन्हीं को इस्लामवादी कहकर इनको आतंक जो है पूरी दुनिया में इन पर बैन लगा दिए गए, इनकी चेकिंग की गई, इनकी बेइज्जतियाँ की गई, मगर न कोई आलिम खड़े हुए। और ये दलील मत दीजिएगा मुझे कि हमने हैदराबाद में या हमने देवबंद में या हमने फला जगह पर इतनी भीड़ इकट्ठी की, इतने साइन करके भेजे। किसको साइन कर भेजे? मैं कहता हूं कि तमाम दुनिया के मुसलमान खड़े होकर ये सवाल क्यों नहीं पूछा, ये ISIS किस घराने से आते हैं, कहां इनके घर हैं, इनके बाल बच्चे कहां हैं, उनका बायकाट तुमने क्यों नहीं किया, उनके परिवारों को तुमने जो है लोगों के सामने लाके खड़ा क्यों नहीं किया कि अगर ये आतंकवादी हैं तो इनके घर वालों का हम बहिष्कार करते हैं, बायकाट करते हैं, इनसे बात नहीं करेंगे। चूंकि इनके घर वालों की सपोर्ट होगी या इनको जानते होंगे, ताकि ऐसे लोगों को मजबूर कर दिया जाए जिनको टॉर्चर करके या पैसे की कीमत पर मुसलमानों में से खरीद कर और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मुस्लिम जगत में तबाही की जाती है, खंडर बना दिए जाते हैं, मस्जिदों में बम फाड़े जाते हैं, मगर मुसलमान खामोश होते हैं और एक दूसरे पर जूतियां फेंक रहे होते हैं। इसे वो ज्ञान कहते हैं। तुम जिसे इल्म और ज्ञान कहते हो, तुम जूती की तरह उसको फेंकते हो एक दूसरे के ऊपर और तुम सुपरमेसी के शिकार हो। आज भी जिस बात को मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से समझ लेना। आज पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है ISIS इस्लामिक यानी इस्लामिक स्टेट नाम से कोई संगठन चला रहा है और मासूमों को, बेगुनाहों को मार रहा है, और तुम खामोश अपने सबिस्तानों में बैठे हो और कहते हो कि तुम इस्लामवादी हो या इस्लाम के प्रचारक हो या इस्लाम को आगे बढ़ाना चाहते हो। नहीं, तुम्हारी साजिश है सबकी, तुम इस्लाम को खत्म कर रहे हो और तुम सब इस्लाम के दुश्मन हो। ये बात याद रखना। अगर तुम ये सुन के भी खड़े नहीं हो सकते तो तुम जो मुझे कहोगे कह सकते हो, क्योंकि तुम सुपरमेसी के शिकार हो। तुम लोग मुझे बहुत कुछ कह सकते हो। तुम लोग जो है बीमार हो, तुम जहनी तौर पर बीमार हो चुके हो। आगे बात ध्यान से सुनिएगा। अगर इसके खिलाफ मुहिम खड़ी नहीं हुई तो अफ्रीका के तमाम मुसलमानों को ये ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड की पूरी स्कीम को मैं खोल चुका हूं। 5 साल पहले आप लोगों को बता चुका हूं। आज जो बताया था उस एपिसोड कर जाके देखिएगा। अफ्रीका के अत्तर कोहराम, वहां पर पूरी तरह तबाही और वहां लूट मार होगी, उनका दोहन किया जाएगा, उनका माल लूट लिया जाएगा और गुनहगार भी मुसलमानों को कहलाया जाएगा। तो यानी कि मुसलमानों के बीच में सबसे पहले तुम्हें यह करना होगा कि ये बताया जाए कि किस घराने से निकले हैं यह आतंकवादी, और फिर उनका मुआशरा किया जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो यकीन मानिएगा कि ये ट्रेंड फौजी निकलेंगे इस्लाम के दुश्मनों के, और जो मानवतावादी अपने आप को कहते हैं दरअसल वो घोर जालिम हैं, कातिल हैं और वो मुजरिम हैं। दरअसल ये उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के लोग हैं, ट्रेंड फौजी हैं जिनको ये मुसलमान और ISIS कह के तुम पर लादते हैं। मगर तुम तब तक साबित नहीं कर सकते जब तक तुम अपने घरों से निकलकर ये बात साबित नहीं कर दोगे कि ये हमारे लोग नहीं हैं। अगर हैं तो इनके घर बताएं, इनके परिवार बताएं, इनकी जगह बताई जाए। जब तक ये साबित नहीं करोगे तो तुम अगली इस मर्तबा फिर तबाही की तरफ चल पड़ोगे और तुम तबाह हो जाओगे। ये याद रखिएगा। अब मैं इस बात को खत्म करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इस बात को हम लपेट लेते हैं कि अगरचे ये माना जाए कि आप इस मामले से निपट सकते हैं तो देखा जाएगा, अगर नहीं निपट सकते हैं तो जो आपके साथ होने जा रहा है उसके लिए आप तैयार रहें। हम आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं वापस।
उस बात को लेकर कि अब यहाँ अफ़गानिस्तान को लेकर, ईरान को लेकर जो नई नीति, कहीं खबरें आपको मिलेंगी कि बड़े खुश हो जाएंगे आप लोग इस बात से कि 25 सालों के लिए चाइना 400 अरब डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है ईरान के अंदर। ये बात खुश होने के लिए काफ़ी अच्छी है, मगर एक बात आप बताइएगा कि 2030 तक एजेंडा 2030 के तहत तेल का व्यापार लगभग ख़त्म के नज़दीक चला जाएगा। ये एजेंडा पूरी दुनिया ने सेट किया है। जो अभी पर्यावरण की मीटिंग पेरिस समझौते के तहत होने जा रही है, उसके एजेंडे में भी ये बात शामिल होगी कि क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें लिथियम का इस्तेमाल या दूसरे कहीं इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने के इस्तेमाल को आगे बढ़ाया जाएगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज से क्लीन एनर्जी को हासिल किया जा सके और दुनिया के सिस्टम को चेंज किया जा सके। ये बात फिर रही, क्योंकि आज इस बात का दिन नहीं है कि हम तकनीक पर बात करें और आने वाली अर्थव्यवस्था पर बात करें। आज हम बात उस पर कर रहे हैं कि अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर को भी देखेंगे तो ईरान के रोल को आपको देखना और समझना होगा, क्योंकि ईरान उस वक़्त भी मेरे ख्याल से जब अरबों के पास बहुत पैसा भी नहीं था, स्थिति भी बहुत ठीक नहीं थी, मगर ईरान एक अच्छी पोजीशन में था, आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी, फौजी ताकत भी अपने आप में मजबूत थी। उसके बाद आपको उस पूरे रोल को ईरान के देखना होगा। मैं आज भी एक ऐसी नज़रिए से देख रहा हूँ कि चाइना यकीनी तौर पर एक गेम खेलेगा कि डील जो न्यूक्लियर डील है, यानी कि न्यूक्लियर डील जो अमेरिका के साथ हुई थी, उस पर लौटने की अमेरिका बात कर रहा है, बड़ी तेज़ी से लौटना चाहता है ताकि ईरान को अपने साथ मिलाया जा सके और सऊदी अरब को इस नाम पर दबाया जा सके, धमकाया जा सके। तो इस कोशिश को जो बाइडन की डिफीट करने के लिए यकीनी तौर पर चाइना ने इस गेम को और तेज़ी से आगे बढ़ाया है और इसकी वजह से अब डबल माइंडेड हो जाएगा। ईरान को समझ नहीं आएगा कि वो डील ऑफ न्यूक्लियर डील में शामिल होकर नाटो, अमेरिका का सहयोगी, इजराइल का सहयोगी बना रहे, या फिर इतना बड़ा डॉलर का जो जखीरा उसको मिलेगा। चूँकि चाइना, जो मैंने आपको बात कही थी कि चाइना अमेरिका के डॉलर को इकट्ठा करने के बाद वो उसको डंप कर रहा है, यानी कि आज तमाम पाबंदियां जो ईरान के ऊपर लगा दी गई हैं, ईरान की पाबंदियों को लगाने के बाद ईरान की कमर को जो तोड़ने की कोशिश अमेरिका के द्वारा की गई है, चाइना उसको बचाना चाहता है। चाइना इसको बचा लेगा। अगर चाइना इसको बचाएगा, कैसे बचाएगा? वो डॉलर डंप कर रहा है इसलिए कि अमेरिकी पाबंदियों का बहुत ज़्यादा किसी पर असर ना हो। यानी जो लोग, ये ईरान के ज़रिए चाइना ये समझाना चाहता है कि अगर दुनिया में कोई पाबंदी भी लगाएगा, अगर कोई पाबंदी लगा देता है दुनिया के अंदर, तो उसका असर नहीं होगा, क्योंकि चाइना उसको बचा लेगा। अगर ये सूरत हाल बनती है तो यकीनी तौर पर आप समझ सकते हैं कि चाइना किस गेम को खेल रहा है, ये 400 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने के बाद। हालांकि एक लंबा मामला है, इस पर अभी सोचना होगा। अभी हम ये कहें कि ईरान 400 अरब डॉलर को लेकर बहुत अमीर हो जाएगा, ये अभी कबलज़ वक्त होगा। हम कहें कि न्यूक्लियर डील में अमेरिका के साथ शामिल होकर जो है वो दोबारा से यहाँ युद्ध की स्थिति, सऊदी तनाव को बढ़ा देगा, ये भी कबलज़ वक्त होगा। तो अभी ये इस चीज़ों को हम देखते हैं, चूँकि अब लड़ाई जो बाइडन और अमेरिका चाइना के बीच में पूरी तरह फंस चुकी है। अब ये हमें आगे देखना है कि ये लड़ाई किस हद तक पहुंचती है और किस तरफ पहुंचती है, इसको अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मगर एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ, अफ़गानिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल है कि पूरी तरह से जो तालिबान है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो यहाँ से उठेंगे और 1 मई के बाद वो अमेरिकी फ़ौजियों के ताबूत अमेरिका के लिए भेजना शुरू करेंगे। ऐसी सूरत हाल में जो बाइडन चूँकि एक बात आप जानते हैं कि मैं 6th जनरेशन वेपन्स की जब बात करता हूँ उस पर बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम भी हैं, हम भारतीय हैं, हमें भी अपनी अस्मिता का ख्याल रखना है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जा सकती, तो उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं छोड़ के इस मामले को। सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान में मैंने बताया था अपने पिछले प्रोग्राम में कि 2 रास्ते बनते हैं। कि एक रास्ता ये कि ईरान की सरहदों का एयर स्पेस का इस्तेमाल करके, और भारत से, चूँकि भारत की टीटी है अमेरिका के साथ में जहाज़ उड़ाने की और एक दूसरे की ज़मीन इस्तेमाल करने की, यहाँ से ये एक गेम हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पर पूरी दबाव बनाने की कवायद कर दी गई है इस बात के लिए कि पाकिस्तान किसी तरह अमेरिका का साथ दे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। मगर यहाँ
क्लियर चाइना ने एक ऐलान कर दिया है, जो बहुत बड़ी बात है। चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अफगानिस्तान की स्ट्रैटेजी को चाइना अपने खिलाफ एक षड्यंत्र के तौर पर देखता है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि अभी तक अफगानिस्तान के अंदर चाइना का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अलबत्ता अब चाइना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या फाइनेंस के जरिए, पैसे के जरिए, या फिर हथियार देकर अगर तालिबान का इस्तेमाल को आगे बढ़ाती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अमेरिका को भारी अमले की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर भारी फौजों की ज़रूरत पड़ेगी तो अफ़गानिस्तान में इतनी आसानी से अब अमेरिकी अफवाज उतर नहीं सकती। ये लैंडलॉक मामला है, कहाँ से, उज़्बेकिस्तान से आएंगे, पाकिस्तान से आएंगे, भारत से जाएंगे या ईरान से जाएंगे। ये तमाम इलाकों में जिस तरह की हालात या सूरत हाल बन चुकी है, अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। अलबत्ता ये लड़ाई मुझे लगता है कि चाइना किसी भी तरीके से इसको हासिल करने की कोशिश करेगा। और चाइना और अमेरिका के बीच में अफ्रीका के अंदर जहां IS आतंकवादी भेजने शुरू किए हैं, ये भेजे पहले से भी जा रहे थे, ये वो लड़ाई है जो डिपॉजिट की मैं बात कर रहा हूं, जो रेयर 17 मिनरल्स है उनकी लड़ाई है। उसके अलावा जो माइनिंग है और गैस है और तेल है और दूसरे जो डिपॉजिट्स हैं उनकी लड़ाई जो चल रही है। बर्मा में भी यही लड़ाई है, क्योंकि सूची के होते वक्त यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इजराइल भारी मात्रा में यहाँ वेपन का इंस्टॉलमेंट भी कर रहे थे और यहाँ से जो डिपॉजिट्स है, माइनिंग्स है, वो निकाल रहे थे। यानी अब चाइना नहीं चाहता था कि यहाँ से मिनरल्स को निकाला जाए, क्योंकि इन्हीं मिनरल्स के बूते पर यूरोपियन कंपनियों को घुटने टिकवा सकता है चाइना। इसलिए वहाँ पर फौजी कब्जा हुआ और ये फौजी कब्जे के बाद यानी चाइना उन मिनरल्स को ले सकता है, खरीद सकता है वहाँ की फौज से। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका यहाँ से वो मिनरल्स ले रहे थे, उनको बैकआउट करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से कर चुके हैं। तो यहाँ ये तमाम चीज़ों को आप समझ लें कि जो लड़ाई आप देखते हैं धर्म के नाम पर लड़ी जाती है, धर्म का सहारा लिया जाता है, धार्मिक बताई जाती है, दरअसल कोरा बेवकूफ़ बनाने का काम किया जाता है उन लोगों द्वारा जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को चलाते हैं, इंडस्ट्री को चलाते हैं, उद्योग को चलाते हैं। और वो लोग आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मानवता का ढोंग रचते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ढोंग रचते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं और ह्यूमन राइट की बात करते हैं। ये ह्यूमन राइट की बात करने वाले लोग जो वुहान के अंदर, माफ़ कीजिएगा, चाइना का जो स्टेट उइगर जिसमें रहते हैं, वहाँ की बात उठा रहे थे, उन पर ये एक धर्म काउंसिल के नाम से कुछ चलाते हैं अमेरिकन्स, और कनाडा भी उसमें शामिल है। इन पर पाबंदी लगा दी है चाइना ने कि अब हम इन पर पाबंदी लगाते हैं और ये अब एंट्री नहीं कर सकते ह्यूमन राइट के नाम पर चाइना में या फिर चाइना के दोस्त कंट्रीज़ में। तो यानी कि चाइना की तरफ से पाबंदी लगने का नतीजा ये होता है कि कई अमेरिकी और कनाडी कंपनियों के शेयर आज धड़ाधड़ नीचे गिर गए हैं। यानी चाइना की पाबंदी लगाने से ह्यूमन राइट के उन लोगों के ऊपर, उनके सरबराहों पर, तो ह्यूमन राइट पर लगाई पाबंदी और अमेरिकी और कनाडी कंपनियों के शेयर नीचे गिरने का मतलब आप समझते हो कि ये ह्यूमन राइट का ड्रामा भी ह्यूमन राइट के लिए नहीं होता है, व्यापार के लिए होता है। व्यापार जमीन पर गिरने का मतलब ये है कि अगर चाइना के साथ ये लोग अब व्यापार नहीं करेंगे ढंग से तो ये कंपनियां डूब जाएंगी, बैठ जाएंगी। ये सिनेरियो आपको समझने की जरूरत है और ये ढोंग समझने की जरूरत है। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा तो नहीं समझा पाता हूं, मगर जितनी मैं अपनी कोशिश करता हूं वो ये समझाने की, जो आपके नेता कहते हैं, जो आपके लीडर कहते हैं, जो आपके सो कॉल्ड एक्सपर्ट बैठे होते हैं और जो आपके धर्म गुरु कहते हैं, वो कितना सच बोलते हैं आपको देखना चाहिए। 300 सालों के अंदर मुसलमानों की जो स्थिति हो गई है, मैंने सवाल उठाए हैं आपको कि आज बोको हरम मतलब जो आज मोजाम्बिक में ISIS ने हमला किया है, वहाँ पर हमला करके किस पर किया है? उसने हमला गैस प्लांट पर किया है। यहाँ से गैस निकाली जाती है, LNG निकाली जाती है। यानी जिस तरह से अभी कुर्दों के संगठन से बाकायदा दलील, जिसे सबूत चाहिए मेरे से ले लीजिएगा, इजराइल बहुत सस्ती कीमत पर जो है तेल खरीद रहा है कुर्दों से, जो सीरिया से लूटा जा रहा है, इराक से लूटा जा रहा है। ये सूरत हाल हम नहीं समझते और हमारे बैठे हुए बड़े बड़े अपने आप को आलिम और ज्ञानी कहने वाले और मुसलमानों की बड़ी बड़ी अपनी पीछे किताब की बड़ी रैक लगाएंगे और बहुत सारे चश्मे लगाकर ज्ञानी बनेंगे। मगर मुझसे पहले तुम्हें ये कोई बात बता रहा हो तो मुझे ज़रूर बता देना। ये सुपर मेसी का ढोंग छोड़ दो, इंसान बन जाओ और ज़मीन से उठना शुरू करो तो उठ पाओगे, वरना तुम सुपर मेसी के शिकार हो चुके हो, बर्बाद
बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम लोग झूठे हो, तुम्हारे वो जो रहबर जिसे तुम मान रहे हो वो झूठे हैं और किसी और के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह ह्यूमन राइट कमीशन और ह्यूमन राइट के नाम पर जो कंपनियां हैं उनके लिए जो ढोंग किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, वैसे ही धर्म गुरुओं के नाम पर तुम्हारे साथ भी ढोंग किया जा रहा है। यानी इन सबको रास्ते पे लाने के लिए आम मुसलमान को, आम इंसान को खड़ा होना होगा, तो ये लोग रास्ते पर आएंगे। अगर तुम इनके फरमान को, इनके सवाल को बिना क्वेश्चन किए, बिना क्रॉस चेक किए तुम मानते रहे तो तुम तो बर्बाद हो ही चुके हो। इससे ज्यादा जलील होना और बाकी है तो हो जाइए। मैं क्या कर सकता हूं? मैं वार्निंग जारी कर सकता हूं, वार्निंग जारी कर रहा हूं। फिलहाल आप इजाजत दे दीजिए और मुझे जितनी गाली देना है दीजिए। खुदा हाफिज।